अब देखिए, अगर आम भाषा में कहें तो बजट वैसा ही होता है जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, जिसमें आप अपनी इनकम के मुताबिक खर्च करते हैं या खर्च का बजट बनाते हैं। एक देश का बजट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसमें सरकार इनकम और खर्चों का ब्यौरा देती है। वह लोगों और देशों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी देती है। साथ ही ये बजट में नई सरकारी योजनाएं भी लाती है, जो आम लोगों को और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होती है। आसान शब्दों में कहे तो सरकार की बनाई योजनाओं और खर्चों से जो हमारी इनकम है या कहे सेविंग है और घर के बजट दोनों पर असर पड़ता है। देखिए, देश का बजट बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए 6 महीने पहले से ही काम शुरू हो जाता है। अब देखिए, इस बजट से आखिर मुझे क्या मिला, यानी कि आम जनता अगर पूछती है उनको क्या मिला। किसान मनरेगा के लिए 46,000 करोड़ का यहाँ पर बजट दिया गया। अगर आम लोगों की यहाँ पर बात करें, किसान 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का यहाँ पर लाभ मिला है। अब देखिए, जानकारी के अनुसार हर साल सितंबर से सभी मंत्रालयों में विभागों के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेज दिया जाता है। इसमें उनसे आने वाले वर्ष के लिए जरूरी खर्च का अनुमान मांगा जाता है और पूर्व मौजूदा वित्त वर्ष में प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान भी मांगा जाता है। इसका निर्धारण अक्टूबर-नवंबर तक वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा बैठकें आयोजित करके कर लिया जाता है। बाद में इसी आधार पर मंत्रालयों और विभागों यानी और योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। बजट बनाने वाली टीम में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग से जुड़े होकर उनसे जानकारियां जो उनको मिलती रहती है। अब इस दौरान वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, खासकर उद्योगों और प्रमुख संगठनों के साथ विचार विमर्श भी किया जाता है। यहाँ तक कि देखिए, अलग अलग क्षेत्र से सुझाव भी आमंत्रित यहाँ पर किए जाते हैं। अब बजट से जुड़ी जानकारियां लीक ना हो, इसके लिए इस व्यवस्था में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को अन्य से किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने की मनाही होती है, यानी कि बिल्कुल मना होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से टॉप सीक्रेट के रूप में रखा जाता है। उन्हें 2-3 सप्ताह तक वहीं रहना पड़ता है जहां बजट छपता है। यहां तक कि बजट बनाने में उपयोग होने वाले कंप्यूटर तक को भी अन्य नेटवर्क से हटा दिया जाता है। इसके बाद ब्लूप्रिंट और फिर आखिर में बजट जो है वो छपता है। अब देखिए, काम पूरा होने पर वित्त मंत्री द्वारा सभी का मुंह मीठा कराया जाता है और कुछ तस्वीरें भी हमने देखी थी जब हलवा खिलाया गया था। यह रस्म हलवा समारोह भी कहलाती है। तमाम जानकारी के साथ आपको ये भी बता दें कि पिछली बार जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया था वो पूर्ण बजट था, लेकिन इस बार जो नई संसद में लोकसभा चुनावों से पहले बजट पेश हुआ है, ये बजट अंतरिम बजट है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये दोनों में आखिर अंतर क्या है। चलिए, आपको दोनों के बीच का फर्क हम बताते हैं। आप ग्राफिक्स में देखिएगा, अंतरिम बजट में केवल कुछ महीनों के लिए वित्तीय अनुमान और धनराशि के उपयोग का प्रावधान ही होता है। इसमें नई योजना अथवा नीति की घोषणा नहीं होती। इस पर सदन में चर्चा भी बहुत कम होती है और इसके उलट आम बजट पूरे वित्तीय वर्षों के लिए तैयार होता है। इसमें नई नीतियां और योजनाओं के अलावा नए टैक्स प्रणाली भी शामिल होते हैं और इस पर सदन से विस्तृत चर्चा होती है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष के लिए वित्तीय प्रावधान व अनुमान होते हैं। इससे सरकार का एजेंडा भी स्पष्ट होता है। अब इस साल देखिए, लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए मौजूदा सरकार अंतरिम बजट ही पेश कर सकती है। अंतरिम बजट सिर्फ एक लेखा जोखा मात्र होगा। इसमें सिर्फ उतने ही दिनों के लिए वित्तीय प्रावधान होते हैं जितने दिन नई सरकार बनने तक कामकाज सुचारू रूप से संचालित होंगे। यही वजह है कि इस वोट ऑन अकाउंट की भी इसको कहा जाता है। अब इसमें आगामी महीनों के लिए सरकार के अनुमानित खर्च का ब्यौरा यानी कि एस्टिमेट्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान यानी कि रेवेन्यू प्रोजेक्शंस,
भिन्न मंत्रालयों को आवंटित की जाने वाली धनराशि तथा मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के लिए वित्तीय प्रावधान की शामिल होंगे। अब विशेषज्ञों की माने तो अंतरिम बजट में किसी भी सेक्टर को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद कम होती है। वजह यह है कि पुरानी टैक्स प्रणाली को खत्म करने के लिए नई में कई प्रकार के प्रावधान जोड़ने पड़ सकते हैं। यह अंतरिम बजट में मुश्किल है। अब इसीलिए फिलहाल पुरानी टैक्स प्रणाली को लागू यहां पर रखा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आपको बता दें कि भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के समय एक तीसरी दुनिया देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पिछले 7 दशकों में इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत का वर्तमान जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर है। भारत को वर्तमान में एक विकासशील राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसको डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो निरंतर अपनी गति से चलायमान है। आज के समय में विश्व भर में राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक अंतर यानी कि जो इकोनॉमिक गैप होता है उसके बीच विकास के प्रयत्नों की आवश्यकता को और अधिक आवश्यक बना दिया है। अब अगर देखिए पीएम मोदी के कार्यकाल की बात की जाए, अगर ये जाना जाए कि 2014 से 2024 तक देश कितना बदला है, तो देखिए कुछ आंकड़े हैं जो अभी आपको हम दिखाएंगे। 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 337 थी, तो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। वहीं 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है, जो 2024 में केवल 6 थी। अब 2024 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी है। वहीं 2024 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं। 2024 की बात करें तो देश में 13 आईआईएम थे, जो अब 20 हो चुके हैं। 2024 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई है। अब देखिए 2024 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए हैं। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच अगर आपको हम बताएं तो 91,247 किलोमीटर तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज्यादा हो गई है। अब देखिए 2014 की अगर हम बात करें तो देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 2023 में 148 हो गई है। 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किलोमीटर हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था। वहीं 2023 में ये बढ़कर 98,812 किलोमीटर तक पहुंच गया है। अब देखिए, अब आपको हम सुनाते हैं कि क्या आखिर कहा नरेंद्र मोदी ने। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000
आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। तो देखिए, आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना और लगातार आज सदन में जो भी बातचीत हुई और जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत को लेकर यहां पर बातचीत गई, उसको लेकर उन्होंने तमाम यहां पे संबोधन किया। देखिए, निर्मला सीतारमण के आज के बजट भाषण में एक चीज और खास रही, जहां पर जिक्र लक्षद्वीप के विकास का था। और आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की जो लक्षद्वीप यात्रा है, लेकिन देखिए उससे पहले आपको हम बता दें कि लगातार बिजली पर भी यहाँ पर फोकस रहा। बिजली को लेकर उन्होंने तमाम यहाँ बातचीत की कि फ्री बिजली यानी कि 300 यूनिट की फ्री बिजली भी यहाँ पर दी जाएगी। वहीं लक्षद्वीप यात्रा के बाद देखिए सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दरअसल मालदीव से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने 2024 में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की है। गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार करके पूरा उसको जोर देगी। इसके अलावा सरकार पूरे देश भर में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। अब देखिए, मालदीव्स के साथ जारी राजनीतिक विवाद के बीच लोग लक्षद्वीप को ऑप्शनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में देख रहे हैं। अब ऐसे में अंतरिम बजट में लक्षद्वीप के लिए नई घोषणाएं बहुत ही मायने रखती है। देखिए, आखिर में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट से आज आगामी लोकसभा चुनावों के लिए क्या संदेश दिया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया। ये अंतरिम बजट व्यापक उम्मीदों के अनुरूप बड़े पैमाने पर घोषणाओं के बजाय राजकोषीय विवेक पर कायम रहा। अब खास बात यह है कि इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकार ने तथाकथित रेवड़ियों से भी दूरी बनाई है। इसकी वजह यह भी है कि मोदी सरकार अप्रैल मई में लोकसभा चुनावों के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापस आने को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है। देखिए, देश का अंतरिम बजट तो पेश हो गया है। अब बारी है राजस्थान की भजन लाल सरकार के पहले बजट की, जिसे 8 फरवरी को पेश करने जा रही है प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इस बजट को लेकर भी राजस्थान जनता सरकार से तमाम उम्मीदें लगाए हुए है। देखना यह होगा कि डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी अब अपने बजट के पिटारे से जनता के लिए क्या निकालती है। वहीं देखिए, आज जो भी सदन में हुआ, जो भी बातचीत हुई बजट को लेकर, क्योंकि अंतरिम बजट था, ज्यादा कुछ था नहीं आम लोगों के लिए, लेकिन जो भी था वो तमाम बातचीत हमने आपको बताई, वो तमाम खबरें हमने आपको बताई। तो आज जो बेधड़क शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। जय श्री राम।